हाय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू स्टडी ग्लोस। और आज हम करेंगे आफ्टर सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पीनल कोड। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन ग्रेट डिटेल फॉर द ऑल स्टेट जुडिशियल सर्विसेज अक्रॉस द इंडिया एंड यूपीएससी और नेट जेआरएफ, DOLLM, क्लैट, पीजी, वट एवर, जहाँ पे भी आपको मतलब वो यूजफुल लगे। आई हैव टोल्ड यू all the important provisions, illustrations and case laws along with the case laws, landmark जितने भी आते हैं, मतलब मोस्टली जो टारगेटेड एरिया होता है किसी भी नेशनल या फिर स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो आज हम उसी सीरीज में जल्दी से कंप्लीट करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। बहुत ही ग्रेट डिटेल में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ जो एविडेंस में, इसके अलावा कुछ भी बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 99.9 ऑलमोस्ट 100% सब कवर हो जाएगा। इसके बाद कुछ ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ जल्दी से मार्क कर लो फटाफट अपना बैरेक्ट उठा के। तो अभी हमारा फिर ये जुडिशियल सर्विसेज के लिए जितना मतलब कोर एरिया है यूपीएससी या जुडिशियल के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा आज। बस फिर लोकल लॉज बचेंगे 10-15 मिनट्स की वीडियोस में, वो उनको मैं बता दूंगा फटाफट से, केस लॉज और इम्पोर्टेंट प्रोविजंस सीबीआई यूपीएससी के लिए। बाकी जो कोर जुडिशियल का सिलेबस है, वो जो कॉमन सिलेबस है जुडिशियल का और यूपीएससी का, वो आज खत्म हो जाएगा एविडेंस एक्ट के साथ इस सीरीज में, है ना। तो फिर आप जो आगे वो पढ़ना चाहते हैं, पीएमएलए और सीबीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आईटी एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी ये सब ना, ये आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी जुडिशियल वाले भी, बिकॉज वो यूजफुल हो गई, क्योंकि आप जुडिशियल सर्विसेज में जाए तब भी यूजफुल होगा। और बचा हुआ सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो कभी फ्री में आप मेरे चैनल पे नितिन अग्निहोत्री स्टडी ग्लोस आ जाइए, तो उस पर समवेयर सितंबर में मैं कहीं फ्री होता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट के थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर जुडिशियल का भी सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचता है, मतलब कि हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना है। वो लोकल लॉज जो रेंट वगैरह किसी भी स्टेट में आते हैं या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक आध लोकल या फिर ऐसा थोड़ा पेक्यूलियर लॉज आते हैं अलग अलग डिफरेंट छोटे मोटे, वो सब तो आप कर लोगे। मेजर आपका सारा सिलेबस जुडिशियल का भी फिर ओवर हो जाएगा। तो फटाफट शुरू करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राफ्ट एवर मेड, क्योंकि अभी तक वो चला आ रहा है। सिर्फ ये 167 सेक्शंस, सारा कोर्ट प्रोसीजर इसी पर रन करता है, एविडेंस, सबूत, है ना। तो 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हुआ, ये डेट याद रखनी है हमें। उसके बाद सेक्शन 2 इसका रिपील हो गया है, और ये इंडियन नेवी और ये इंडियन आर्मी और एयरफोर्स, इनके जो प्रोसीडिंग्स पे और आर्बिट्रेशन पे, इन पे अप्लाई नहीं होगा। और एफिडेविट्स के केस में भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एफिडेविट्स दे रहे हैं तो डेट्स अल्टरनेटिव, है ना। और एफिडेविट में कोई झूठ बोल रहा है तो वो परजुरी 193 इंडियन पीनल कोड, उसमें बुक किया जाएगा, है ना। तो एफिडेविट पे फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ नहीं देनी है। और बस फिर यही है, इसमें सेक्शन 2 रिपील हो गया, सेक्शन 3 अब सेक्शन 1 हो गया। इन पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोर्ट मार्शल वाले जो हैं, और इसमें समरी या फिर प्रॉपर कोर्ट मार्शल हो, उस पर अप्लाई नहीं होगा, और आर्बिट्रेशन पे अप्लाई नहीं होगा, और एफिडेविट आर एक्सेप्शन टू इट। उसके बाद सेक्शन 2 रिपील हो गया 1938 में। छत्तीसगढ़ कई बार पूछ लेता तो याद रखना, 1938 में रिपील हुआ। 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा, और सर जेम्स स्टीफन ने इसे ड्राफ्ट किया था। और उसके बाद आप आ जाओ, जैसे कि केवी के सुंदरम सर ने ड्राफ्ट किया था, है ना, सीआरपीसी, और लॉर्ड मैकाउले ने आईपीसी, और हमारे जो ये, चलो बाकी बाद में देखेंगे जब उनकी बात करेंगे तो। और सेक्शन 3 में फैक्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो आती है, इसका इलस्ट्रेशन भी देख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद रेलिवेंट की डेफिनेशन, फैक्ट इन इशू की, फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन मीन्स एंड इंक्लूड, इट मीन्स एंड इंक्लूड्स वर्ड यूज किया है तो इट्स एन एग्जॉस्टिव, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अपने आप में 100% कंप्लीट डेफिनेशन होती है। जब मीन्स और मीन्स यूज करते हैं कई जगह तो मतलब और भी चीजें ऐड हो सकती हैं। इंक्लूड्स यूज करते हैं तब भी और चीजें ऐड हो सकती हैं। मीन्स और इंक्लूड्स बोलते हैं तब भी और चीजें ऐड हो सकती हैं। बट जहां पे मीन्स एंड इंक्लूड्स ऐड कर देना, इट मीन्स इसके अलावा और कुछ भी एक्सेप्ट, और कुछ नहीं बचता। मतलब जो बोला है इन्होंने 100% बोला है, मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। 100% इन्होंने डिफाइन कर दिया उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल को, ठीक है। तो फैक्ट इन इशू इन्होंने 100%, मीन्स एंड इंक्लूड्स, ठीक है। ये आरजीएस वगैरह और ये सारे जुडिशियल सर्विसेज पूछ लेते हैं तो लिख लो। और उसके बाद एविडेंस, एविडेंस भी मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये स्टेटमेंट और 1 और 2 में डिवाइड किया है, इसको भी ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, फटाफट मार्क कर लो, ठीक है। और उसके बाद यार
ARM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये टेप रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन पे है, तो इसको मार्क कर लो, लैंडमार्क केस है। टेप रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन प्रोवाइडेड इट इज अनट्यूटर्ड, है ना, वो डॉक्टर्ड या ट्यूटर्ड नहीं है, मतलब ओरिजिनल टेप रिकॉर्डिंग है, उसको उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव होने के बाद वो एक्सेप्टेबल है, कन्वर्सेशन है ना, रिकॉर्डिंग या फिर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह वो सब। उसके बाद आप आ जाओ फॉल्सस इन यूनो, ये जो मैक्सिमम दिया हुआ है इनका, ये कमेंट्री में दिया हुआ है, फॉल्सस इन यूनो फॉल्सस इन ओमनिबस, ये इंडिया में अप्लाई नहीं होता है प्रिंसिपल। तो इंडिया में क्या है कि जैसे यूके में इसमें अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स बोल रहा है कोई विटनेस, तो उसकी पूरी टेस्टिमनी डिस्कार्ड कर देते हैं। बट इंडिया में क्या होता है कि उसकी जो कोरोबोरेट करके कुछ अगर टेस्टिमनी इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसको रख सकते हैं। तो त्रिलोकीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 में ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट केस है ना। तो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ग्रेन्स, वी सेव, क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट द ग्रेन फ्रॉम द सैप, है ना। तो ये होता है इंडिया में प्रिंसिपल। मे प्रिजम्पशन, सेल्फ प्रिजम्पशन, कंक्लूसिव प्रूफ, ये यूपीएससी इंटरव्यू में मुझसे पूछ लिया था और डीजीएस में ही पूछ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कहीं भी पूछ लेते हैं, तो इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन 5 फैक्ट इन इशू एंड रिलीवेंट, ये मतलब रीड कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसका इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेना। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये मतलब बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन। आर वर्सेस क्वीन एंड आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, ये दो लैंडमार्क केस हैं सेक्शन 6 पे। रेस जेस्टे डॉक्ट्राइन बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लूडिटी और कनेक्टिविटी, है ना, फ्लूडिटी और कनेक्टिविटी अगर ये आ रहा है, रेस जेस्टे मतलब चेन कैस्केडिंग इफेक्ट, थिंग्स हैपनिंग एट द सेम ट्रांजेक्शन, तो सेक्शन 6, ठीक है। सेक्शन 7 ओकेजन कॉज इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रिलीवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, स्टेट ऑफ थिंग्स, इसको बर्ड्स को मार्क कर लो। लास्ट सीन थ्योरी क्वेश्चन आता है तो सेक्शन 7, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 7, लास्ट सीन थ्योरी, ओकेजन कॉज इफेक्ट और मोटिव प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, तो ये सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई क्राइम के बाद मतलब भाग रहा है, कोई भाग गया एकदम से, तो देखियो क्यों भाग रहा है, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट और मोटिव प्रिपरेशन वो तो आप समझते ही हो, या प्रीवियस कंडक्ट को तैयारी कर रहा है क्राइम की, है ना, हथियार लेके आया या पॉइजन वगैरह लेके आया, तो इट मीन्स उस पर शक है, तो ऐसे कोर्ट डिसाइड करता है, इसको अप्रिशिएट करता है एविडेंस को। उसके बाद इसके ये पढ़ लेना कंडक्ट वगैरह एक्सप्लेनेशन। उसके बाद इसका इलस्ट्रेशन CACEFHIJK, ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन हो जाते हैं, और ये आई वाला तो ये कई बार पूछ लेते हैं, है ना, तो इसके इलस्ट्रेशन सेक्शन 8 के पढ़ लेना थोड़े। फिर आ जाते हैं अपन सेक्शन 9, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, इसको रीड करोगे सेक्शन 291A CRPC के साथ। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड 291A CRPC, ध्यान से सुन लो, मार्क कर लो इसको फटाफट से, ठीक है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बोलते हैं, दिस इज अ कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। आइडेंटिफिकेशन इट इज जस्ट टू, इट्स अ प्रीरोगेटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनका मतलब ये है कि यहाँ कोरोबोरेट करने के लिए एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी, और इसकी कोरोबोरेटिव वैल्यू है, इसकी कोई सब्सटैंटिव वैल्यू नहीं है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की। ऐसे वॉइस आइडेंटिफिकेशन परेड भी होती है, फोटो से भी हो सकती है, क्वेश्चन आ जाता है फोटो से हो सकती है क्या TIP, फोटो से भी हो सकती है, वीडियो से भी हो सकती है, और वॉइस से जो बोलते हैं वो वॉइस आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, ठीक है। मतलब जैसे भी कोरोबोरेट करना है एक्यूज्ड को, उसकी पहचान को, ठीक है, एक्यूज्ड की, तो सेक्शन 9, ये सारे मतलब मैंने हर तरीके से हर एंगल से बता दिया सेक्शन 9 कैसे पूछा जा सकता है आपसे। मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2003 सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन 9 पे, ओनली वीक कोरोबोरेटिव एविडेंस एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस इसको यूज करना है, ठीक है, ये कोई सब्सटैंटिव नहीं है। अब सेक्शन 10 बैरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1909 का कैलकाटा हाई कोर्ट का डिसीजन है, जेनकिंस चीफ जस्टिस थे, मे एंटर और लीव एनी टाइम स्टिल लायबल बाय कॉमन कंसल्टेड प्लान, एक्चुअल मीटिंग प्रायरली नॉट रिक्वायर्ड, ओनली सर्कमस्टांसेस विल डू, इतना है ना, मतलब ये सर्कमस्टांसेस सफिशिएंट होंगे, और कभी भी कॉन्स्पिरेटर आ सकता है जा सकता है इन बिटवीन क्राइम के, मतलब कॉन्स्पिरेसी के, ठीक है। और इसको रीड करेंगे 120A 120B इंडियन पीनल कोड के साथ। और केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 जो हमारा राजीव गांधी असैसिनेशन केस का था, तो ये सब इसके लैंडमार्क केस है सेक्शन 10 के। और इसमें इन रेफरेंस टू देयर कॉमन एनीथिंग सेड और डन और रिटन
इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। ये वर्ड्स मार्क कर लो। और इसका थोड़ा सा, ये इसको पोस्ट मास्टर केस भी बोलते हैं, वीरेंद्र कुमार घोष। ये जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 34 में भी यूज हुआ था, है ना, डिफरेंशिएट करने के लिए सेक्शन 34 और 149 इंडियन पिनल कोड में। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको रीड करना। और एक है बली मोहम्मद वाला केस है ना, और एक है वीरेंद्र कुमार घोष पोस्ट मास्टर, संकरी टोला पोस्ट मास्टर केस बोलते हैं इसको। तो सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड और 149 में डिफरेंशिएट करता है, मेनली सेक्शन 34 पे टारगेट करता है इंडियन पिनल कोड के। और ये सेक्शन 10 यहाँ है, इसके लिए लैंडमार्क केस है वो पोस्ट मास्टर केस, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, है ना। और 120A 120B उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो केस रीड करना है हमें, ठीक है, अच्छे से करना उसको। सेक्शन 10 रीड विद 120A IPC और 120B IPC। बेसिक फीचर ऑफ द सेक्शन 10 इज द थ्योरी ऑफ एजेंसी। थ्योरी ऑफ एजेंसी ये मार्क कर लो। कॉन्स्पिरेसी, हैचेस इन सीक्रेसी, ये वर्ड ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर थ्योरी ऑफ एजेंसी सेक्शन 10, ठीक है। अब आ जाओ बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 10 पे। अब सेक्शन 11 आ जाते हैं फटाफट। ये आर वर्सेस प्रभुदास, आर वर्सेस प्रभुदास केस है सेक्शन 11 पे। इसका इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है और प्ली ऑफ एलिवी, मतलब बंदा कहीं और था, बोलता है कि कहीं और था क्राइम के टाइम, तो अब उसकी प्रेजेंस ही नहीं थी फिजिकल, तो हाउ ही कैन कमिट द क्राइम। बट स्टिल कॉन्स्पिरेसी, मतलब वो फिजिकल प्रेजेंस वाली वो बात है, उस केस में तो छूट जाएगा जहाँ फिजिकल उसकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। बट 34 में वाइकेरियसली लायबल और कॉन्स्पिरेसी, चाहे वो लंदन में ही बैठा हो तब भी उसको कॉन्स्पिरेसी में धर लेंगे सेक्शन 10 में। 120A 120B, है ना, 120B स्पेशली पनिशेबल IPC का, और सेक्शन 34, है ना, ये सारे मतलब तब भी ले सकते हैं अगर वो कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 10 में लेके आते हैं। अदरवाइज नॉर्मल अगर क्राइम है तो ही कैन प्रूव द इम्पॉसिबिलिटी की हाँ आई वॉज नॉट देयर फिजिकली, है ना, टू कमिट दैट पर्टिकुलर एक्ट। सेक्शन 12 को हेडली वर्सेस वैक्सडेल, हेडली वर्सेस वैक्सडेल जो सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने केस पढ़ा होगा, लिख लो यहाँ सेक्शन 73 सेक्शन 12 के साथ। सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 55 एविडेंस एक्ट, है ना, डैमेज कैसे क्लेम करेंगे, हेडली वर्सेस वैक्सडेल केस लिख लो यहाँ पे, वही कॉन्ट्रैक्ट वाला। सेक्शन 13 रेलिवेंट कस्टम और राइट, है ना, तो ये नॉर्मल है, इसको पढ़ लेना। सेक्शन 14 बहुत जैसे सेक्शन 13 में बहुत कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल राइट्स, पब्लिक और प्राइवेट राइट, चारों राइट की बात करी है, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, बाकी आप डिटेल में देख लो उसको। कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल मतलब समझ रहे हो, फिजिकल, और इनकॉर्पोरियल मतलब नॉन फिजिकल, और उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है, राइट और कस्टम। और सेक्शन 14 इज द मेंसरिया, हम पूरे में मेंसरिया क्रिमिनल में चिल्लाते रहते हैं, मेंसरिया क्या है, तो मेंसरिया सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट ऑल द 10 जितनी भी टाइप की मेंसरिया हो सकती हैं। स्टेट ऑफ माइंड एज एन सच एन इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रेस्टनेस, इल विल, गुड विल टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, फीलिंग, शोइंग एग्जिस्टेंस एंड स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी फीलिंग, सब कुछ, मतलब एनीथिंग यू कैन थिंक कि मतलब यार ये क्या मतलब मेंटली कोई सोच सकता है, कुछ कर सकता है, सब आ जाता है सेक्शन 14 में, सब कुछ एग्जॉस्टिवली डिफाइन किया, बहुत जबरदस्त सेक्शन है। मेंसरिया, सारी तरह की मेंसरिया, IPC में मैंने आपको बताई थी 3 कैटेगरी ऑफ मेंसरिया। इंटेंशन सबसे हाईएस्ट डिग्री, नॉलेज सेकंड डिग्री मिडल, और रीजन टू बिलीव सेक्शन 26 वीकेस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया, ठीक है। ये मेंसरिया के लेवल्स हैं। तो इंटेंशन होगी तो फिर वो 302 में आ जाता है, बाकी नॉलेज है तो फिर वो उसमें चला जाता है 304A 300 या फिर 304 और इसमें, है ना, कल्पेबल वाले में। और रीजन टू बिलीव है तो फिर वो नेग्लिजेंस वगैरह उस टाइप के मामले, इनएडवर्टेंट और एडवर्टेंट, ये सारी मतलब ये सारी नेग्लिजेंस वगैरह वो फालतू की कहानी है, वो ट्रायल में अप्रूव होती है। फिर वो वीकेस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया होती है, उसमें सजा भी कम होती है, मतलब कि बंदा मतलब पता नहीं था या फिर जनरल एक्सेप्शन में आ गया, या फिर मतलब वो फालतू की कहानियां है, मतलब सबसे वीक टाइप का हो जाता है मामला फिर वो ना, मतलब उसने डेलिबरेटली नहीं किया है। और गौरी शंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट, इफ द एक्यूज्ड फेल टू प्रूव प्रेजेंस एल्सवेयर डजंट इनएविटेबली मीन्स हिज प्रेजेंस एट क्राइम स्पॉट और हिज गिल्ट फॉर द क्राइम, सेक्शन 11 के लिए लिख लो। दस फेलर टू प्रूव एलिवी डजंट गो अगेंस्ट हिम, अगर प्रूव कर देता है सेक्शन 11 में कि हाँ कहीं और था तो उसके लिए फायदे की बात है, और नहीं कर पाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नॉर्मल ट्रायल पे और अपने दूसरे सबूत से प्रूव करेगा वो, तो मतलब उसको सारी अपॉर्चुनिटीज हर तरीके की मतलब जितनी भी अवेल कर सकता है, बिकॉज होता क्या है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है क्रिमिनल केसेस में,
लाइक अनलाइक द प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन सिविल केसेस, तो जितना भी बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड के साथ जाता है, ठीक है। और सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 1 ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, डीजीएसओ, यूपीओ, हरियाणा, राजस्थान, व्हाटएवर सब पूछते हैं। और इसको एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर्स अंडर सेक्शन 54 रेलिवेंट इन रिप्लाई, उसके साथ रीड करना है, एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 14, ठीक है। और इलस्ट्रेशन ए बी सी ई एफ जी एच इंपॉर्टेंट है सेक्शन 14 के। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 15 रीड कर लेना, राजस्थान वगैरह करके पूछ लेता, ज्यादा कुछ नहीं। सेक्शन 16 भी रीड कर लो, सेक्शन 16 को सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 के साथ रीड करो। सेक्शन 17 एडमिशन, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, ये सब देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब नॉर्मल सी बात है यार। 18 से 21 को रन करता है, सपोर्ट करता है, मतलब एडमिशन, ठीक है। और उसके बाद आज पा जाओ सेक्शन 18 रीड कर लेना, नॉर्मल सी बात है, इसमें नॉर्मल कभी कभी पूछ लेते हैं। पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट, उसका एडमिशन इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन 18 रीड कर लेना आप लोग की पार्टी प्रिंसिपल और उसका एजेंट, उसका मतलब एडमिशन एक्सेप्टेबल होगा। पार्टी टू प्रोसीडिंग मतलब प्रिंसिपल और एजेंट जो भी है पार्टी, है ना, उन दोनों को ही एक्सेप्ट करेंगे, वो नॉर्मल सी बात है यार, प्रिंसिपल हो या एजेंट हो, वही उसी का मतलब वैल्यू है स्टेटमेंट की, अदरवाइज उस मामले में दूसरे की क्या जरूरत है ना। सेक्शन 19 ऐसे ही देख लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। सेक्शन 20 भी ऐसे देख लो, कोई ज़्यादा खास नहीं। सेक्शन 21 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। सेक्शन 21 यार, एक्सेप्शन तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन 1 को रीड करोगे 32 क्लॉज 1 के साथ, एविडेंस एक्ट का ही सेक्शन 32 सब सेक्शन 1, और सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 को देख लेना, जो एक्सेप्शन है 21 के, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका इलस्ट्रेशन डी ई ए बी सी डी ई, इस इलस्ट्रेशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड करना 21 के, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 22 मतलब नॉर्मल ऐसे देख लो प्री के लिए, और 22 ए भी ऐसी ओरल एडमिशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये सब अमेंडमेंट्स आया ऐसे प्री के लिए पूछ लेता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है ना। उसके बाद आ जाओ फटाफट से 23 मतलब देख लेना सिविल केसेस में, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं सिविल केसेस, स्पेशली बस इसको सिविल केसेस मार्क कर लो, सिविल को अंडरलाइन कर लो कि एडमिशन इन सिविल केसेस, क्योंकि क्रिमिनल में भी होते हैं, बट यहाँ स्पेसिफिकली सिविल की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा सिविल में एडमिशन की थोड़ी वैल्यू हो जाती है, क्योंकि प्रीपॉन्डरेंस और प्रोबेबिलिटी से प्रूव करना होता है, कुछ खास वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है ना। सेक्शन 23 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं। सेक्शन 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 24 को फटाफट से लिख लो। सेक्शन 316 सीआरपीसी के साथ रीड करना है। और कन्फेशन 3 तरह के, या तो जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड मतलब जैसे कि संजय दत्त वाले केस में क्या हुआ था, वो एक बार देखे फिर वो मुकर गया, अब जो मुकर गया उसमें क्या है कि कोरोबोरेशन इज रिक्वायर्ड, 157 एविडेंस एक्ट, कोरोबोरेशन, दूसरे टेस्टिमनी या सबूतों से कोरोबोरेट करेंगे, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार उसने कुछ और कहा फिर मुकर गया। ऐसे ही इसमें भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड टू एनीबडी, उसको भी मतलब किसी को भी इंसान को दे सकते हैं, तो उसको भी कोरोबोरेशन इज रिक्वायर्ड। बट जुडिशियल कन्फेशन सेक्शन 164 सीआरपीसी में डायरेक्टली टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, है ना, तो वो उसकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नहीं, सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, है ना, और किसी को नहीं। तो और वो भी प्रॉपर फॉर्मेटिंग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एज प्रोवाइडेड इन 164 सीआरपीसी, तब उसकी वैलिडिटी होगी। वो फिर सब्सटैंटिव मतलब वो सिर्फ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 24 हो गया अपना कन्फेशन का। उसके बाद सेक्शन, और इसमें मार्क कर लो यार कन्फेशन वाले में, मैं बताऊं तो इफ द मेकिंग ऑफ कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट to have been caused by any inducement, threat, promise having reference to the charge against the accused person, ये वर्ड्स मार्क कर लो। और नीचे मार्क कर लो गेन एनी एडवांटेज और अवॉइड एनी इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है। उसके बाद 25 पुलिस को दी कन्फेशन की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। और सेक्शन 24 में बीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1976 केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, उसको करना है अपन को। उसके बाद सेक्शन 25 मतलब पुलिस को दी गई कन्फेशन की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, उसको एक्सेप्टेबल ही नहीं है, मतलब कोई सबूत ही नहीं है वो, ठीक है, वो कुछ भी निकलवाते रहे, क्योंकि वो पता है कि वो किस तरीके से निकलवाते हैं, है ना। तो फिर वो मैंने जो बताया था सेक्शन 332, 33, 332, 333
इंडियन पीनल कोड का, वो फिर वो अगर वो थर्ड डिग्री यूज कर रहे हैं तो क्या होगा उनके अगेंस्ट भी। अगर ग्रीवियस हर्ट होता है किसी को तो मेडिकल इसीलिए तो करते हैं, पुलिस जब भी अरेस्ट करती है मेडिकल करती है ना। अगर कस्टडी में किसी को कुछ हो अक्यूज्ड को, बिकॉज अनलेस प्रूवन गिल्टी ही इज इनोसेंट, तो क्या होगा पुलिस के अगेंस्ट ही अच्छी खासी इंक्वायरी सेटअप हो सकती है ना। तो ऐसे इनह्यूमन अभी एक मथुरा रेप केस है, उसमें वो पुलिस मतलब स्टेशन में रेप का जो इंसिडेंस हो गया था, तो वो बहुत लैंडमार्क केस है, उसकी वजह से अमेंडमेंट हुए थे 80s में। तो यार ये उस टाइप का मतलब थी मतलब हालत, अब देखो काफी हद तक इम्प्रूव हुई है। अभी सेक्शन 26 कन्फेशन इन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन पुलिस कस्टडी नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, पुलिस को दी हुई 25 में डायरेक्टली हिट करती है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 26 में पुलिस कस्टडी में उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट है ना, अनलेस इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट दी गई है, मतलब मजिस्ट्रेट उसको काम डाउन करे थोड़ा सा, वो एक वो कंफर्ट जोन में लेके आए तब, क्योंकि उसको ये बोलना भी होगा कि दिस विल गो अगेंस्ट यू, ये सब वार्निंग्स भी देनी होती हैं। तो मजिस्ट्रेट मतलब प्रॉपर तरीके से जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो वार्न करके फिर ले तो उसकी वैल्यू, अगर वो वार्न वगैरह नहीं किया तो उसकी वैल्यू नहीं है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट, फिर वो प्रोसीजरल लूप होल्स हैं वो हाईकोर्ट वगैरह में जाके उसको खत्म कर देंगे, अपील वगैरह में है ना। तो प्रॉपर 164 के कंप्लायंस पे 164 रीड विद 281 सीआरपीसी रीड विद 461 सीआरपीसी, उसके कंप्लायंस में तभी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। और सेक्शन 29 पे आर सैलिसबरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है ना, आर सैलिसबरी और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंगारा सिंह, एक केस लिख लो सेक्शन 29 पे, जो कन्फेशन नॉट रेलिवेंट टू बिकम इररेलिवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। आर सैलिसबरी ये लैंडमार्क केस था, और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंगारा सिंह, मतलब किसी को अगर किसी को सीक्रेसी का प्रॉमिस किया है, उसको कुछ खिला पिला दिया, ऐसा इंटॉक्सिकेंट दे दिया, या दारू के नशे में वो कुछ रिवील कर रहा है, तो वो सबकी भी एडमिसिबिलिटी होगी। सेक्शन 29 ये कहता है, ठीक है। वो अपने आप ही कुछ बता रहा है, बताने को नहीं बोला है, अपने आप ही बोल रहा है कोई बंदा अपने बारे में, तो उसको यूज कर लेंगे कोर्ट में एज एन एविडेंस, ध्यान रखना। सेक्शन 27 वो मतलब एडिशनल मैंने बता दिया था बीच में, मेरे को ये स्टेटमेंट नोट बना हुआ था। अब सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 27 मतलब यार मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका। एक सेक्शन 24, सेक्शन 27, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब। और इसको देखो सेक्शन 27 को रीड करोगे, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका लिख लो। उसके बाद 162 सीआरपीसी के साथ रीड करोगे, सेक्शन 27 इज द एक्सेप्शन टू सेक्शन 24, 25, 26 ऑफ द एविडेंस एक्ट, इसको रीड करोगे। सेक्शन 145 फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, 157 फॉर द पर्पस ऑफ कोरोबोरेशन, इंडियन एविडेंस एक्ट का ही, ठीक है। और सेक्शन 27 इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 25, 26, 24, 26 इंडियन एविडेंस का। उसके बाद पुलुकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर, पुलुकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर 1949 प्रीवी काउंसिल केस। अग्नू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट केस, लैंडमार्क केस पे लिख लो। उसके बाद स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कातिकालू ओगड़, AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट, इसमें बोला था कि दिस सेक्शन 27 इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, सेक्शन 27 नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हेल्ड की थी, एक तो कातिकालू ओगड़ केस में और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय केस में सेक्शन 27 की, ठीक है। तो लिख लो इसको फटाफट से। और उसके बाद आप आ जाओ असर मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR सुप्रीम कोर्ट 2018 सेक्शन 27 पे। मेंटल एलिमेंट की अवेयरनेस की बात करता है सेक्शन 27, उसके पे जो उस पे फिर जो डिस्कवरी हो उतना सब मतलब सिर्फ बात करता है, बाकी ये प्रूव नहीं करता है कि पर्सन जिसको ये पता है सारी चीजें, ही इज अवेयर ऑफ द वेपन, की वेपन कहाँ छुपाए हैं और वो सब कहाँ है, क्लोथ्स कहाँ है, या फिर बाकी मतलब जो क्राइम में जो चीजें यूज हुई हैं, या फिर जो भी मतलब बॉडी कहाँ है, उस सबसे मतलब ज्यादा ये फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्राइम किया है, उसको उससे ये लगता है कि सिर्फ भाई नॉलेज है इसका। ये मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि एक आपको सेलिब्रिटी का लैंडमार्क केस पता है, उसमें बोलता है कि अब ड्राइवर कौन है, तो ड्राइवर कौन है
तो होता क्या है कि अब उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ड्राइवर कौन है, तो बोलता है कि और पैसे भी दिए जा सकते हैं उसको बोलने के लिए कि हाँ भाई मैं ही ड्राइवर था या फिर मैंने ही वो क्राइम किया, तो किसी गरीब को फंसाया जा सकता है। इसलिए सिर्फ उसको पता है कि हाँ मतलब इतना वो खंजर कहाँ छुपाया है, पिस्टल कहाँ छुपाई है, डेड बॉडी कहाँ है, या फिर क्लोथ्स कहाँ है, जो ब्लड मतलब स्टेन क्लोथ्स हैं, तो इन सबसे ये प्रूव नहीं होता कि ही इज द पर्सन, जिसको ये पता है कि उसने ही किया है क्राइम। उससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन पता होती है कि हाँ इसको पता है कि क्राइम हुआ है, मतलब इतना थोड़ा पता है ना, तो उससे ये प्रूव नहीं होता। तो इसके बेस पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। पुलिस का जितना मतलब वो कोरोबोरेट होता है, वो चीजें फाइंडिंग होती है, उतना ही मतलब यूजफुल होगा और उतना ही वो प्रूव होगा। ठीक है कि हाँ ये फाइंडिंग हुई है, इतना इसको पता था, बट इससे ये नहीं पता चलता कि ही इज द एक्यूज्ड, जो है वही कन्विक्ट है ना। तो इसको सेक्शन 27 को 162 सीआरपीसी के साथ भी रीड करो। यहाँ लिख लो 162 सीआरपीसी भी, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, 24, 25, 26 का एक्सेप्शन है एविडेंस का, 145, 157 को भी लिख लो एविडेंस के, फॉर 145 फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, 157 फॉर कोरोबोरेशन। ठीक है, और अब आ जाओ जल्दी से 28, 29 रीड कर लेना, ज्यादा कुछ खास नहीं। 30 इंपॉर्टेंट है। 30 में ट्राइड जॉइंटली सेम ऑफेंस, इन दो वर्ड्स को मार्क कर लो, ट्राइड जॉइंटली सेम ऑफेंस। ठीक है, और इसमें बुबोनी साहू केस इंपॉर्टेंट है एक। उसके बाद कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है। हारून हाजी अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बुमोनी साहू वर्सेस किंग एम्परर होगा शायद, वो देख लेना। एक पार्टी का लैंडमार्क केस का एक पार्टी का नाम लिख दो, सफिशिएंट है, कोई भी एक पार्टी का, ज्यादा वो दिक्कत नहीं होती, सबको पता होता है। जैसे केशवानंदा केस सिर्फ एक ही लिख दिया, स्टेट ऑफ केरला है, सबको पता है। केशवानंदा भारतीय स्टेट ऑफ केरला, AIR 1973 1461 सुप्रीम कोर्ट साइटेशन ऐसी है, लेकिन सिर्फ केशवानंदा भारतीय। लैंडमार्क का मतलब सिर्फ एक पार्टी का नाम लिख दो, इतना सफिशिएंट होता है। सारा लिखना जानना वो जरूरी नहीं होता, सबको पता होता है वो सब जो भी लीगल में है ना। तो वो सब आम आदमी के लिए जरूरी है पूरा, लेकिन नॉर्मल लीगल जितने हैं उनके लिए जरूरी नहीं है। एक पार्टी का नेम सफिशिएंट है, तो आपको अगर एक पार्टी का नेम भी पता है लैंडमार्क का, तो लिख दो, इतना सफिशिएंट है। तो कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1952 सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 30 पे। हारून हाजी अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1968 सुप्रीम कोर्ट। बुबोनी साहू वर्सेस द किंग 1949, हाँ मिल गया 1949। ठीक है, और केयर सिंह केस लिख लो, ये जो शायद अपना राजीव गांधी असैसिनेशन वाला था, है ना, 1998 का। तो बुबोनी साहू वर्सेस किंग एम्परर, ये 4 लैंडमार्क केस बता दिए मैंने आपको। कश्मीरा सिंह वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे, और फिर बुबोनी साहू वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवी काउंसिल का 1949 का। इसमें बोला है कि इट्स अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस, डजंट कम अंडर सेक्शन 3, नो, बिकॉज ओथ नहीं दी है एक तो, है ना, एक तो ओथ नहीं दिया है कॉम्प्लेक्स को। इसके साथ सेक्शन 306 सीआरपीसी भी लिख लो। पहले माफी मिलेगी, पार्डनिंग होगी, तब तो वो जाके जो को एक्यूज्ड है वो गवर्नमेंट विटनेस बन जाएगा, कोर्ट विटनेस बन जाएगा, है ना, कोर्ट विटनेस। 311 सीआरपीसी, 303 में 306 में माफी मिलेगी। अगर उसने फिर भी अच्छे से सपोर्ट नहीं किया ट्रायल को, तो 309 में उसको अच्छी खासी फिर बहुत ज्यादा सजा हो जाएगी एक्सेस में, है ना। तो ये सारे लिख लो, ये ऐसे रन करता है, ऐसे इंटरलिंकिंग करते हैं, ऐसे अच्छा आंसर लिखते हैं, इससे मार्क्स मिलते हैं। तो इट्स ए वीक टाइप ऑफ एविडेंस, डजंट कम अंडर सेक्शन 3, जो एविडेंस वगैरह बोला है ना। तो एक तो क्यों वीक टाइप है, क्योंकि एक तो ओथ नहीं दी है कोई एक्यूज्ड को, है ना, एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड, उसके सामने नहीं बोल रहा है, वो पीछे से बोल रहा है, और नॉट क्रॉस एग्जामिन नहीं किया है उसको, ये मतलब अपनी तरफ से बोल रहा है। क्या पता अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों को फंसाने के लिए बोल रहा हो। 4-5 लोगों ने मिलकर क्राइम किया है, तो खुद वो हरिश्चंद्र बन रहा है और बाकियों को सबको फंसा रहा है, जबकि मेन कल्प्रिट शायद वही हो, समझ लो ना। तो इस टाइप का वो देखा जाता है। सेक्शन 32 क्लॉज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइंग डिक्लेरेशन, कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लैंडमार्क है इस पे। ठीक है, और इसमें प्रिंसिपल इस पे अंडरलाइन है कि डाइंग मैन डोंट लाई, ये जनरल प्रिजम्पशन है, क्योंकि वो उसके साथ जिसने उसकी डेथ कॉज किया है, जो उसके डेथ का रीजन है, वो किसी मासूम को नहीं फंसाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही मर रहा है। तो वो चाहेगा कि मेरा रियल कल्प्रिट जो है उसी को सिर्फ सजा हो, क्योंकि वो उसको बचा के दूसरों को क्यों फंसाएगा, है ना। क्योंकि जो आदमी दुनिया से जा रहा है वो फालतू का फिर वो छोटी मोटी हरकत थोड़ी करेगा, वो रियल कल्प्रिट को ही। तो इस टाइप से माना जाता है। इंडिया में क्या है कि इंडिया में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लग भी रहा है ट्रांजैक्शन में बोल दिया, बाद में डेथ हो गई तो भी यूज कर लेते हैं,
बट इंग्लैंड में इमीडिएट एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ यूके लॉज में जरूरी है, अदरवाइज वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। और 32 क्लॉज 4, 32 क्लॉज 7 और ये सेक्शन 48 प्रोवाइड्स मोड टू प्रूव द कस्टम्स और सेक्शन 13, इन सबको साथ में रीड करना। और इसमें पलविंदर कौर, ठीक है, इसमें ना जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क दूसरा आ जाता है, एक तो कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बता दिया, उसके बाद पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 प्रीवी काउंसिल इज ए क्लासिक केस ऑन टैंक डिक्लेरेशन 32 क्लॉज 1, ठीक है। मे बी लूजली सेम ट्रांजेक्शन लाइक रेसजेस्टे, तो लूजली हो सकता है, बट रेसजेस्टे जबरदस्त, मतलब सेम ट्रांजेक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है ना टाइम और स्पेस में। लेकिन ये एक थोड़ा वीक ट्रांजैक्शन कई दिनों तक चल सकता है, उस टाइप का, मतलब दिनों महीनों का रिलेशन हो सकता है। लेकिन रेजिस्टे मतलब कुछ ही घंटों का और बड़ा स्पेशल इवन मिनटों का, मतलब इमीडिएट ट्रांजैक्शन। ये लूज थोड़ा है ना, कई दिनों तक चल सकता है, उस टाइप की बात कर रहा है। तो ये हो गए 2 लैंडमार्क केस हो गए अपने सेक्शन 32 क्लॉज 1 पे, सब सेक्शन 1 पे। बाकी ये सेक्शन 32 के रीड कर लेना, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही रीड कर लेना, ठीक है, प्री वगैरह के पर्पज से। और सेक्शन 33 पे आ जाते हैं। वो क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजस्थान वगैरह पूछ लेता है। विटनेस को कई बार वो हिंदी फिल्मों में देखते हो, कोर्ट नहीं पहुंचने देंगे, बीच में गायब कर देंगे, है ना, या विटनेस मिल नहीं रहा है, या फिर उसके घर वालों को उठा लिया, पागल हो गया या कुछ हो गया, या फिर इनकेपेबल हो गया, मतलब किसी भी तरीके से कोर्ट पहुंचने से रोक दिया विटनेस को, तो सेक्शन 33 वहां यूज होता है, ठीक है। समझ गए इसकी एप्लीकेशन, इसको कर लेना और इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। और 315 में एक्यूज्ड खुद भी विटनेस हो सकता है सीआरपीसी में, तो इवन एक्यूज्ड की भी बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सेक्शन 315 सीआरपीसी में एक्यूज्ड खुद भी विटनेस है, समझ रहे हो। वो खुद भी टेस्टिमनी 313 में दे सकता है, देखता हूँ 313 में ही तो है, 315 में रिटर्न स्टेटमेंट दे सकता है और 313 में एक्यूज्ड खुद भी विटनेस है। ये देखो, पावर टू एग्जामिन एक्यूज्ड 313 और एक्यूज्ड पर्सन टू बी कंपिटेंट विटनेस, यस आई वाज राइट, 315 सीआरपीसी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ जल्दी से 34 का क्या है कि कोरोबोरेटेड टाइप की है, जो एंट्रीज अकाउंट बुक वगैरह में है वो कोरोबोरेटिव टाइप का एविडेंस है, इट्स नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस। ये जैन हवाला केस और एल के एडवानी वर्सेस सीबीआई 1997, ये इसमें लैंडमार्क केस है सेक्शन 34 पे। और बाकी इसमें बट सच स्टेटमेंट सेल नॉट अलोन बी सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी, ये मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं सेक्शन 35 पब्लिक रिकॉर्ड। अब होता क्या है कि सेक्शन 35 में यार जो एफआईआर वगैरह या फिर जो भी कुछ भी डॉक्यूमेंट होता है ना पब्लिक अथॉरिटीज के पास, उसकी यहाँ पे रेलिवेंसी बोली जाती है, उसकी रेलिवेंसी सेक्शन 35 से गवर्न होती है। और सेक्शन 35 के साथ लिख लो आर्टिकल 261 डॉक्ट्राइन ऑफ फुल फेथ एंड क्रेडिट टू पब्लिक रिकॉर्ड्स इवन एफआईआर रिकॉर्ड्स, डेथ, बर्थ सर्टिफिकेट, रजिस्टर इन एमसीडी, ये सब सेक्शन 35 गवर्न करता है रेलिवेंसी इनकी, कि उनकी हाँ मतलब ऑथेंटिक है, पब्लिक रिकॉर्ड है ना वो, सेक्शन 35। सेक्शन 36 मैप चार्ट प्लान ये रीड कर लेना, 36 7 नॉर्मल है, फिर 38 भी नॉर्मल रीड कर लो, लॉ बुक्स वगैरह यार वो सब। 39 मतलब 39 में एविडेंस मतलब बुक सीरीज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, कन्वर्सेशन, आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 सुप्रीम कोर्ट केस लिख लो, टेप रिकॉर्डिंग एज एविडेंस एडमिनिस्ट्रेबल आफ्टर इरेजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग, सेक्शन 39 के साथ इतना लिख लो। सेक्शन 40, अब सेक्शन 40 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेक्शन 40 और 41 42 ये तीनों होंगे राइट इन रैम डिसीजन होगा इनका। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, सेक्शन 40 इज इक्वल टू सेक्शन 300 सीआरपीसी is equivalent to section 11 of CPC is equivalent to article 20 clause 2 of the Constitution of India। मतलब समझ रहे हो कि एक बार और इंजंक्शंस जो देते हैं ऑर्डर 39 में या फिर इसमें या फिर SRA वगैरह में जो 37 38 39 है ना सेक्शंस में इंजंक्शंस भी जो देते हैं, मतलब ये सारी चीजें क्या है कि एक बार अगर हो गई तो इनकी दोबारा सुनवाई या फिर दोबारा इनका ट्रायल या प्रोसेस दोबारा नहीं होगा कोर्ट में। तो ये सारी वो बात कहता है, ये सब ओरिजिनेट होते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 से। इसमें है क्या कि डबल जियो पार्टी वाली बात आ जाती है। तो सेक्शन 40 भी वही कहता है कि प्रीवियस जजमेंट ऑर्डर डिक्री है ना जो भी कोर्ट से मिल गई है उसका मतलब ट्रायल जो भी है अब दोबारा नहीं होगा, ठीक है, दोबारा उसका कॉग्निजेंस वगैरह नहीं लिया जाएगा, ठीक है।
तो इसमें प्रिंसिपल जो अपना ये अप्लाई होता है, मैक्सिम नीमो डेबिट विज वेक्सारी प्रो ऊना अट एंडम कोसा, मतलब दोबारा किसी को ट्रायल में वैक्स नहीं करेंगे, ट्रायल में तंग नहीं करेंगे। नीमो डेबिट विज वेक्सारी प्रो ऊना अट एंडम कोसा, ये सेक्शन 300 सीआरपीसी, सेक्शन 11 सीपीसी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी, और ये सेक्शन 40 एविडेंस, इन सब पे अप्लाई होता है, सारे एक जैसे प्रोविजन है। और उसके साथ लिख लिया था सेक्शन 27 के साथ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, लिख लो वहां पे जरा फटाफट। और नीलम कटारा केस 2003 का, दिल्ली हाई कोर्ट इशूड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट विटनेसेस, ये एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन है, लिख लो, ठीक है। और महेंद्र चावला केस 2019, सुप्रीम कोर्ट गेव विटनेस प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, ठीक है, दोबारा रेट की महेंद्र चावला वर्सेस महेंद्र चावला केस 2019 में, पहले नीलम कटारा में दी थी, ठीक है, ये लिख लो, ये मैंने एडिशनल लिख रखा था तो लिख लो। और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एविडेंस अनअर्थ बाय स्नाइपर डॉग्स इज नोन एज साइंटिफिक एविडेंस, ये क्वेश्चन एमसीक्यू कई बार पूछ लेते हैं या फिर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं मेंस में भी, तो ये सब लिख लो फटाफट, ठीक है। ये मैं एडिशनल जो बताता हूँ बता दिया आपको। सेक्शन 40, 41, 42, ठीक है, यहाँ तक जो है इनके इलस्ट्रेशन देख लेना आप। 43 के नीचे जो इलस्ट्रेशन दिया है बी, 43 का इलस्ट्रेशन जो बी है ना, ये कई बार पूछता है यार, ये कहीं पूछ लेता है, इलस्ट्रेशन बी ई, ठीक है, और एफ, ये कई बार पूछ लेते हैं इधर उधर, कई स्टेट्स, दिल्ली हरियाणा यूपी कुछ भी पूछ लेता है। सेक्शन 44 कहता है कि 41 टू 42 को कल्यूजन या फिर फ्रॉड में अगर ऑब्टेन किया है तो उसको नलीफाई कर देंगे। और सेक्शन 40 एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 41 कंक्लूसिव, 4 तरीके के जजमेंट कंक्लूसिव माने जाएंगे। एक तो एडमिरलिटी जुरिडिक्शन जो एसी वगैरह का होता है, एक मैट्रिमोनियल, एक फिर हो गया प्रोबेट, जो बिल वगैरह का प्रोबेट हो गया कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी थी और ये इसके नाम पे अब ट्रांसफर होने वाली है, ये सब लीगल हेयर्स वगैरह है ना, तो वो। और मैट्रिमोनियल हो गया इंसॉल्वेंसी, एक बंदा अगर दिवालिया हो गया तो सबके लिए हो गया है, एक का तलाक हो गया तो सबके लिए हो गया है, जो भी लेडी है बंदा है सारी दुनिया के लिए हो गया है। तो ये 4 जजमेंट है। इसके अलावा वो फिर पर्सोनम है, ये 4 मतलब इन रैम है, ये सारी दुनिया के अगेंस्ट हो गए। अगर कोई बैंक करप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है, तो सारी दुनिया के लिए हो गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। मैट्रिमोनियल, किसी का डाइवोर्स हो गया, सारी दुनिया के लिए हो गया। एडमिरलिटी, जो भी इशू है, मतलब पायरेसी वगैरह, जो सी के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, ऑन सी, हाई सीज वगैरह है ना, उसमें आता है, जो नेवी वगैरह गवर्न करती है। और प्रोबेट बिल वगैरह है ना, तो ये चारों मतलब इन रैम है, बाकी इन पर्सोनम है, ठीक है। तो ये वाली बात कहता है 41। और उसके बाद आ जाओ 45 ओपिनियन की बात करता है, एक्सपर्ट ओपिनियन फॉरेन लॉ पे, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशन, इन 5 की बात करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ये 5 ही हैं बस, याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं, कहीं ज्यादा फालतू टिक कर दो। ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये 45 ए वाला है, बस ऐसे देख लेना, नॉर्मल है। 46 भी, 47 भी, 47 ए पूछ लेता है, क्योंकि ये सब ए वाले जो है ना, इन पे थोड़ा नजर रखा करो, अमेंडमेंट से जो आते हैं ना, इसको कोई ना कोई पूछ ही लेता है थोड़ा, क्योंकि पुराने तो पूछ के थक गए, अब वो नए कुछ देखते हैं ए वाले, जैसे 85 ABC है, उनमें से कुछ पूछ लिया प्री में, मतलब इस टाइप की हरकतें करते हैं। एटवुड केस क्या है कि बैड कैरेक्टर, ऑस्ट्रेलियन केस है। बैड कैरेक्टर हैज नो टेक्निकल और लीगल मीनिंग, बट द कैरेक्टर कॉन्ट्रेरी टू गुड कैरेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैड कैरेक्टर। ये ऑस्ट्रेलियन केस है, एटवुड ATTWOOD, ठीक है, एटवुड केस है। इसमें मतलब ये इतनी सी स्टेटमेंट गई थी, और जो बैड कैरेक्टर जो ये टर्म यूज किया है ना, सेक्शन अपना 52 और 53 में, तो इसलिए मैंने बता दिया, वो मतलब डेफिनेशन मैंने लिख रखी थी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 47 वगैरह ऐसा होगा। 50 थोड़ा देख लेना, 51 थोड़ा देख लेना, ऐसे रीड कर लेना, ज्यादा कुछ खास नहीं। 52 53 रीड कर ले। 53 ये कई बार पूछ लेता है, वो प्रीवियस वो सब 2013 के बाद अब मतलब ये रेलिवेंट नहीं है। फिर 54 55 ऐसे रीड कर लेना, कुछ खास नहीं है इनमें, ठीक है। 54 55 में 54 को रीड करो सेक्शन 75 IPC के साथ, ठीक है। और एक्सेप्शन टू ऑफ सेक्शन 14 जो मैंने बताया था, प्रीवियस कन्विक्शन एविडेंस का, उसके साथ रीड करो 54 को। और 55 फिर नॉर्मल है। 56 से देख लेना यार, ये मतलब जुडिशली नोटिसेबल है ना, ये सब नॉर्मल से सेक्शन है, इनमें कुछ ज्यादा नहीं है, उस नंबर याद रखो, ज्यादा कुछ खास नहीं है।
फटाफट 59 60 कुछ खास नहीं, 61 63 आ जाओ। अब 63 के यार इलस्ट्रेशन देख लेना, इलस्ट्रेशन 63 से बहुत पूछते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, सर्टिफाइड कॉपी और ये सब। उसके बाद 65 वगैरह ये कुछ खास नहीं, 65 पे ऐसे नंबर याद रख लेना। 65B सब क्लॉज 4, इस पे 3 लैंडमार्क केस हैं। एक तो अनवर पीबी वर्सेस पीके बशीर 2015 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद है एक सफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2018 सुप्रीम कोर्ट, ये ठीक है। तो अनवर पीबी बशीर तो है, लेकिन सफी मोहम्मद जो बोला था उसको ओवर रूल कर दिया है। नया केस आया 2020 का, अर्जुन पंडित राव वर्सेस कैलाश कुशन राव गोरंताल एंड अदर्स। अर्जुन पंडित राव वर्सेस कैलाश कुशन राव गोरंताल एंड अदर्स 2020, इस सितंबर में शायद डिसीजन आया था। ओवर रूल्ड 2018 सफी मोहम्मद वर्सेस हिमाचल प्रदेश। हेल्ड ऑनलाइन सर्टिफिकेट इज ए कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर एडमिसिबिलिटी अंडर सेक्शन 65B4। सफी मोहम्मद ने कह दिया था कि सर्टिफिकेट मिलता है तो ले आओ, नहीं मिलता तो मत लाओ, वो ओवर रूल कर दिया। अर्जुन पंडित राव में बोला है कि इट्स मैंडेटरी, जस्टिस रोहिंटन नारीमन की बेंच का डिसीजन था, ठीक है, कि इट्स मैंडेटरी, चाहिए ही चाहिए। एडमिसिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रूव करनी है तो अर्जुन पंडित राव में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अर्जुन पंडित राव वैसे ज्यादा दूसरा पार्टी का अजीब सा नाम है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अर्जुन पंडित राव लिख दिया सफिशिएंट है, अर्जुन इतना याद रखो। बाकी अगर रहता है तो अर्जुन पंडित राव वर्सेस कैलाश कुशन राव, ठीक है, 2020, इतना रख लिया। उसके बाद आ जाओ 66 नोटिस की बात करता है। 66 के साथ रीड करो सेक्शन 89 इसी का एविडेंस का, और सेक्शन 175 आईपीसी का, ऑर्डर 11 रूल 15 सीपीसी का, और सीआरपीसी के 94 to 98 सेक्शन, ये रीड करो सेक्शन 66 के। नोटिस भली बात है और रीड कर लेना, नॉर्मल सी बात है, कुछ ज्यादा खास है नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 68, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 67 ये ऐसे देख लेना, मतलब नंबर के लिए प्री के कुछ खास नहीं। 68 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसका इलस्ट्रेशन वगैरह जो कमेंट्री दी है वो भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट में। इसको रीड करना है सेक्शन 71 एविडेंस के साथ, 71 एविडेंस और 68 साथ में रीड करना है, ठीक है। कि अटेस्टिंग विटनेस जब डिनाई कर देगा, विल के लिए तो एटलीस्ट एक बंदा चाहिए ही चाहिए, है ना। ये कहता है कि विल के लिए मतलब बुलाना ही पड़ेगा, विल चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, है ना, विल एक्सेप्शन है, ये पूछ लेता है। और बाकी के लिए एक बंदा बुला लिया, एक विटनेस, इतना सफिशिएंट है। और वो नहीं आ रहा है तो फिर कैसे प्रूव करेंगे, विटनेस नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहा है, तो बाय पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग और साइन, एक उसको बुलाएंगे। और बाय एन एक्सपर्ट वो 45 सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट, पता है ना, उसको बुला के पूछेंगे, या वो जज खुद भी देख सकता है ट्रायल में, या फिर वो मतलब ये लोग कर लेंगे, ठीक है, प्रोसिक्यूशन जज वगैरह, ये नॉर्मल बात है। फिर आ जाओ सेक्शन 73 देख लेना यार थोड़ा सा। 73 को रीड करो, 311A सीआरपीसी स्पेसिमन सिग्नेचर, सेक्शन 311 ए सीआरपीसी के साथ 2005 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। और सेक्शन 73 में केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कातिकालू ओगढ़ 1961। सेक्शन 73 डज नॉट इन्फ्रिंज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 हेल्ड फॉर गिविंग द स्पेसिमन राइटिंग और सिग्नेचर, मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है। सेक्शन 27 एविडेंस पे भी जो मैंने बात की थी, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होता कि हैंडराइटिंग दे दी या सिग्नेचर दे दिया खुद का, तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं मानेंगे। वही बात कहता है नॉर्मल सी सेक्शन 73 पे, ठीक है। इसको 311A के साथ रीड करो सीआरपीसी का। सेक्शन 74 रीड करना इंपॉर्टेंट है, राजस्थान वगैरह बहुत पूछता है, राजस्थान एमपी इसको बहुत पूछता है 74 को। उसके बाद आ जाओ ये प्रिजम्पशन वाले जो है, इनमें कुछ खास नहीं है यार, इनमें बस मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रिजम्पशन वाले जो है ना, इनमें इनको आर्टिकल 261 डॉक्ट्राइन ऑफ फुल फेथ एंड क्रेडिट के साथ रीड करो, ठीक है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, मतलब जो पब्लिक रिकॉर्ड वगैरह जो सर्टिफाइड कॉपीज ये सब देते हैं ना, तो उसको स्पेशली सेक्शन 79 81 ये सब आर्टिकल 261 डॉक्ट्राइन ऑफ फुल फेथ एंड क्रेडिट, ठीक है। और सेक्शन 79 to 85C एंड सेक्शन 89 इनमें सेल्फ प्रिजम्पशन है। और बाकी सेक्शन 86 to 88A, ठीक है, 86 to 88A 90 90A इनमें मे प्रिजम्पशन है, इतनी सी बात है। बाकी इनको देख लेना यार, इनमें कुछ खास नहीं है। 85 जो ABC है, इनमें से थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए प्री में पूछ लेता है, A B कुछ दे दिया उठा के। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट C में है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स B में है, 85B ये इलेक्ट्रॉनिक
एग्रीमेंट्स 85A में है, प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी 85 में है, ये सब नॉर्मल सी बात है। अब इसमें 90 में पूछ लेगा कि 30 ईयर्स का जो है 30 ईयर्स मार्क इसको अंडरलाइन कर लो, 90 में 30 ईयर्स और 90A में 5 ईयर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए 5 ईयर ओल्ड, और 90 में 30 ईयर ओल्ड, ठीक है, ये मार्क कर लो। 91 92 एक साथ रीड करने हैं, और इनमें 91 92 कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और ये सब एक साथ रीड करने इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमपी वगैरह या राजस्थान या फिर इसको यूपी, ये सब जो थ्योरेटिकल वैसा पूछ रहे हैं डायरेक्टली अप्लाइड है ना, वो नहीं, इसको बेस्ट एविडेंस रूल भी बोलते हैं, इसको सीधा लिखने को बोल देते हैं कई बार वो। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, इनवैलिडेट करना है, 92 में 6 एक्सेप्शन दिए हैं, इनवैलिडेट करना है या साइलेंट है उस पर एग्रीमेंट, मतलब इनवैलिडेट करने के वो तरीके दिए हुए हैं, देख लेना है 6 एक्सेप्शन। और टू अटैक और रिसाइंड करना है, या कस्टम यूसेज की बात करी गई थी, या लैंग्वेज की बात करी गई थी, कोई अलग ही मतलब उसकी और भी अदर देन द एग्रीमेंट जो एंटर किया है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन जो एंटर किया है ना, तो इसमें मतलब ये रीड कर लेना यार एक बार। और इसमें रूप कुमार मोहन वर्सेस मोहन थडानी, रूप कुमार मोहन वर्सेस मोहन थडानी लैंडमार्क केस है 91 92 पे, ठीक है, 2003 का सुप्रीम कोर्ट का। इतना ही है, इसमें कुछ खास बाकी है नहीं, कि मतलब इतनी सी बात करता है कि बेस्ट एविडेंस रूल मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन एंटर किया है तो उसके लिए कोई ओरल फिर वो नहीं चलेगा, डॉक्यूमेंट्री, वो डॉक्यूमेंट ही लाओ या फिर उसकी कॉपी लेके आओ सर्टिफाइड या फिर है ना अप्रूव्ड। मतलब एक बार डॉक्यूमेंट एंटर किया कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन में, तो अब किसी की ओरल टेस्टिमनी नहीं चलेगी कि उसमें हमने तो एग्रीमेंट में ये बोला था या फिर कुछ इसमें ये काम है या डिलीट वेरीड कर दें, तो वही सारी बात करी है कि नहीं उसकी वो एक्स्ट्रा चीजें नहीं चलेंगी यार, वो कॉन्ट्रैक्ट ही लेके आओ, उसी से प्रूव होगा। क्योंकि यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है कि आप कुछ भी मतलब अपनी वो ओरल दे रहे हो, ओरल वहां पे होगा जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, जहाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है अगर एंटर किया है तो वही सबूत लेके आओ, है ना, नहीं तो फिर फालतू टाइम बर्बाद ना करो कोर्ट का, ये वाली बात होती है। मतलब यही सब एक्सेप्शन दिए हैं, रीड कर लेना 92 में। और इनका इलस्ट्रेशन ABC 92 का ABCD EF GH इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रीड कर लेना, ठीक है। 93 थोड़ा रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 96 बाकी सेक्शन 100 CBI वाले ने पूछ लिया था यूपीएससी 2005 में, जो CBI वाला दे रहे हैं 2005 में यूपीएससी ने पूछ लिया था कि एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 100 का, तो बिल्स एक्सेप्शन है, तो ये कोई भी पूछ सकता है, जुडिशरी में भी पूछ सकता है, नॉर्मल यूपीएससी ने पूछा था तो डेफिनेटली, है ना, तो इतना देख लेना। उसके बाद 101 बर्डन ऑफ प्रूफ, स्टैटिक बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है, 101 102 शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। और इस पर मैक्सिमम लिख दो, एक्टोरी इनकम्बेट ओनस प्रोवांडी, एक्टोरी इनकम्बेट ओनस प्रोवांडी ये मैक्सिम है, ठीक है। उसके बाद प्रिजम्पशंस के ऐसे लगा लो, कंक्लूसिव प्रूफ सबसे स्ट्रांग है, फिर सेल्फ प्रिजम्पशन उससे थोड़ा सा है ना, फिर मे प्रिजम्पशन डेफिनेटली रिवर्टिबल है, ठीक है। तो कंक्लूसिव में तो अलाउ नहीं करेंगे, सेल इरिवर्टिबल है अनलेस रिवर्टेड, मतलब स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में कोर्ट ने अलाउ किया और कोई स्ट्रांग एविडेंस मिल गया उसके अगेंस्ट, ठीक है। 103 इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 103 को रीड करोगे सेक्शन 11 एविडेंस के साथ, लिख लो फटाफट, मैक्सिमम लिख लो इस पे, रेस इप्सा लेक्विटर और प्ली ऑफ एलिवी सेक्शन 11 साथ में लिख लो इसके जल्दी से। 105 बहुत इंपॉर्टेंट है, 105 को रीड करोगे, सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 ऑफ द इंडियन पीनल कोड जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है, जो चैप्टर 6 है अपना जनरल एक्सेप्शंस इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 उसके साथ रीड करोगे, वो सारे 105 बात करता है। 105 बर्डन ऑफ प्रूविंग द केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन जनरल एक्सेप्शंस इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। उसके बाद 106 स्पेशली विद इन नॉलेज, इस पे रेस इप्सा लिक्विटर, इस पे भी लिख लो, रेस इप्सा लिक्विटर थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मैक्सिम का मतलब है टॉट का, जो टॉट लॉ में यूज करते हैं ना हम, रेस इप्सा लिक्विटर, वो 106 और 103 के साथ लिख लो, ठीक है। 107 मतलब ये प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, ये बात करता है, मतलब कोई बंदा 30 ईयर्स तक मतलब नोन टू हैव बीन अलाइव, उसकी डेथ प्रूफ कोई करना चाह रहा है तो। और 108 प्रिजम्पशन ऑफ डेथ 7 साल तक कोई नहीं मिला है तो, ठीक है, इस पे बात करता है। तो इनको याद करना, कंफ्यूज नहीं होना इनमें, ठीक है। 7 और 8 में मतलब ये याद रखना है, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ कौन सा है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ कौन सा है। और ये 30 साल में नहीं मिला है बंदा, उसकी उसको कोई अगर बोल रहा है कि उसकी डेथ बोल रहा है तो उसको प्रूव करना होगा कि डेथ, है ना।
अदरवाइज उसको अलाइव माना जाएगा। और 8 में प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, 7 साल से कोई नहीं दिख रहा है तो उसको प्रिजम्पशन डेथ प्रिज्यूम मान लिया जाएगा। अब उसको दिखाना है कि ही इज अलाइव, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा जो अफर्म कर रहा है कि हाँ ही इज अलाइव। 109 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको रीड करना है। टीनेंट और लैंडलॉर्ड, प्रिंसिपल, एजेंट, इन सब की, पार्टनर वगैरह की, इन सब की बात करता है रिलेशनशिप की। और ये सेक्शन 116 जो एस्टॉपल वाला है तो वो भी सेम टाइप का, उसके साथ लिख लो इसे। सेक्शन 110 ओनरशिप, 9 आउट ऑफ 10, ओनरशिप इज द 9 पॉइंट ऑफ पोजेशन, सॉरी पोजेशन इज द 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप। तो सेक्शन 110 के साथ लिख लो 9 आउट ऑफ 10, है ना, 9 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। तो अब उसे प्रूव करनी होगी जो पोजीशन उसकी चैलेंज कर रहा है, ठीक है। टॉक्स ऑफ एक्चुअल फिजिकल पोजीशन, सेक्शन 110 टॉक्स ऑफ एक्चुअल फिजिकल पोजीशन ऑफ बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टिव नहीं, एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। कोई स्कूटर या कार या मोबाइल या फिर घर है, बंदा वहाँ पे ओरिजिनली फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, तब तो प्रिजम्पशन 110 का लगेगा, ऐसे कंस्ट्रक्टिव नहीं, ठीक है। 111 इज द ग्रेट रूल ऑफ कोर्ट, बोलते हैं कोर्ट का महानियम, ऐसा गुड फेथ का, है ना, इसको गुड फेथ एक्सरसाइज करना होता है। तो 111 इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा रीड कर लेना इसको। उसके बाद यार 112 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। 112 में क्या है कि बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, द मदर रिमेनिंग अनमैरिड, है ना, 280 दिन अगर डाइवोर्स या सेपरेशन के बाद भी। और नॉन एक्सेस इसमें हमेशा प्रूव करनी होती है, डीएनए या ब्लड टेस्ट भी अलाउड नहीं है, ठीक है। पहले नॉन एक्सेस प्रूव करो तभी डीएनए या ब्लड टेस्ट अलाउड होगा, अदरवाइज चाइल्ड फीमेल की अनचेस्टिटी, फीमेल को अनचेस्ट प्रूव करना और चाइल्ड को इलेजिटिमेट प्रूव करना, डेट्स नॉट इन फेवर ऑफ द सोसाइटी, है ना, तो सोसाइटी के फेवर में नहीं है और वो सोसाइटी का बैलेंस डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इस प्रोविजन को किया है। यहाँ पे बात करते हैं लीगल फादर, बायोलॉजिकल फादर की नहीं, लीगल फादर, ठीक है। तो अगर बच्चा मतलब शादी हुई अगले दिन भी पैदा हो जाए या उसी शाम भी पैदा हो जाए, तो भी जिस मैन से शादी हुई है नोइंगली अननोइंगली, तो बच्चा उसका माना जाएगा, है ना, उसका, जिससे लीगली मैरिड है वो वुमेन, या 280 दिन के अंदर पैदा हो जाता है ना। और अगर वो अननोइंगली था तो फिर वो फ्रॉड वगैरह में जाएगा मामला, वो तो बात की बात है, वो डाइवोर्स का ग्राउंड है। लेकिन फादर उसी को माना जाएगा जो ड्यूरिंग सस्टेनेंस ऑफ मैरिज जो बच्चा बिगॉटन हुआ है या पैदा हुआ है, मतलब, है ना। और 280 डेज में आफ्टर सेपरेशन भी, सिर्फ नॉन एक्सेस अगर प्रूव कर देते हैं, है ना, तब जाकर डीएनए टेस्ट हो सकता है, अदरवाइज डीएनए टेस्ट अलाउड नहीं है, पहले नॉन एक्सेस प्रूव करना होगा। तो सोमवती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1963 सुप्रीम कोर्ट केस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर नंदलाल वासुदेव वाधविक वर्सेस लता नंदलाल वाधविक AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट केस, इस पे लैंडमार्क है डीएनए टेस्ट के लिए, क्योंकि उसको मतलब लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड और फीमेल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन को ड्राफ्ट किया गया है। पहले नॉन एक्सेस प्रूव करो फिर डीएनए टेस्ट अलाउड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और बच्चा उसी का होगा। इसमें लिख लो, इसमें फादर इज, सेक्शन 112 में फादर इज ही whom the nuptials indicate, nuptials मीन मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। तो लीगल फादर की बात करिए, बायोलॉजिकल नहीं। सारी दुनिया को पता है कि ये इसका बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी लीगल फादर उसको ही माना जाएगा, क्योंकि बच्चे को चाइल्ड इज नेवर इलेजिटिमेट, है ना। दिस इज द पेरेंट्स में भी इलेजिटिमेट, जैसा कि अभी हमारे वो जो जस्टिस नागरत्ना जो हमारी लेडी जज है सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होने वाली हैं, तो उनकी भी स्टेटमेंट है। और फर्दर पास्ट में भी कई सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस ने भी और कई सारे लैंडमार्क केसेस में बोला है, इट्स द पेरेंट्स या फिर जो लिव इन में थे, दे आर इलेजिटिमेट, चाइल्ड इज नेवर इलेजिटिमेट, उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, तो गलती और गुनाह तो उन लोगों का है ना। तो ये वाली बात है। तो चाइल्ड की लेजिटिमेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्ड शुड नॉट बी नोन एज बास्टर्ड, और फीमेल को कोई ऐसा वो अनचेस्ट और इस टाइप से अब्यूज ना करे, तो उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी हो जाती है इन दोनों पे, ओल्ड पीपल पे और फीमेल मतलब, है ना, और बच्चों पे, ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, तो उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको ड्राफ्ट किया है। दिस आई एम अगेन रिपीटिंग, बायोलॉजिकल फादर की बात नहीं हो रही है, लीगल फादर, ठीक है। 280 दिन मैरिज या फिर वो सेपरेशन के बाद वो तब भी हो जाता है, तब भी उसी का बच्चा होगा जिससे मैरिड थी वुमेन, ठीक है, द मदर ऑफ द चाइल्ड।
तो कंक्लूसिव प्रूव है 112। नॉन एक्सेस अगर प्रूव कर देते हैं कि उनका मतलब सेक्सुअल या इंटरकोर्स वगैरह इसके लिए वो मतलब फिजिबल नहीं था, एक्सेस ही नहीं था इस ड्यूरेशन में, तब जाकर डीएनए टेस्ट अलाउड होगा और उसको ग्राउंड हो जाएगा। अगर प्रूव हो गया कि ये बायोलॉजिकल फादर नहीं है तो ही कैन टेक डाइवोर्स, अडल्ट्री का चार्ज लगा के, मतलब अडल्ट्री वैसे तो अबॉलिश हो गई है, क्राइम नहीं है, लेकिन इट्स स्टिल ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो फिर बोल सकते हैं कि दिस वुमेन इज नॉट ट्रस्ट वर्दी और अनचेस्ट, है ना, तो अब उसको डाइवोर्स दे सकते हैं विदाउट मेंटेनेंस, खत्म, ठीक है। वो इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, बट वैसा कोई हार्श पनिशमेंट नहीं, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ सिंपली डाइवोर्स आराम से मिल जाएगा और कोई मेंटेनेंस भी नहीं देना होगा अगर वो ऐसा प्रूव हो जाता है तो, ठीक है। बट पहले नॉन एक्सेस, अदरवाइज डीएनए टेस्ट भी अलाउड नहीं है, ठीक है। सुन लो, गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर इशूड गाइडलाइंस फॉर डीएनए एंड ब्लड टेस्ट कांट बी कंपेल्ड टू ब्रांड चाइल्ड एज बास्टर्ड एंड मदर एज अनचेस्ट। ये भी एक लैंडमार्क केस है इस पे, ठीक है। नंदलाल वासुदियो वादविक वर्सेस लता नंदलाल वादविक, ठीक है। और ये गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, लैंडमार्क केस है इन पे। तो उसके बाद आ जाओ 113B, प्रिजम्पशन एज टू डाबरी देते, रीड कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं। 113 ये सब रीड कर लेना, नॉर्मल सी बात है यार। 7 ईयर्स यहाँ पे मार्क कर लो 113A में, 7 ईयर्स। 113B में सून बिफोर वर्ड को मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 113B में सून बिफोर और 113A में 7 ईयर्स मार्क कर लो फटाफट, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। 114 में इलस्ट्रेशन बी बहुत इंपॉर्टेंट है, BFABFG, ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो फटाफट। मे प्रिजम्पशन है, याद रखना, मे प्रिजम्पशन 114, ठीक है। उसके बाद 114A प्रिजम्पशन, ठीक है, मतलब रीड कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं। 114A को रीड करो 146 एविडेंस एक्ट के साथ, ठीक है। 115 एस्टॉपल, अब एस्टॉपल इसको रीड करोगे आप, पिकर्ड वर्सेस सीयर्स, ये बहुत ही मतलब एविडेंस एक्ट ड्राफ्ट होने के लाइक समवेयर 1830s का केस है। एविडेंस एक्ट ड्राफ्ट होने के भी 30-40 साल पहले का केस है। उसके बेस पे इस प्रोविजन को लेके आए एविडेंस एक्ट में 115 को, एस्टॉपल को, कि कोई अपने एक्शन से या फिर वर्ड से या जेस्चर से किसी को कुछ बिलीव करा दे रहा है तो फिर वो बाद में रिट्रीव ना करे, धोखा ना दे, है ना। तो वो क्या बोलते हैं, एक फेथ और वो सारी मतलब बातों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि टू प्रिवेंट फ्रॉड और सिक्योर जस्टिस, इनजस्टिस होने से बचाने के लिए इसको लेके आए। और इस पे पिकर्ड वर्सेस सीयर्स, दोबारा सुन लो, लीडिंग केस है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल फ्रेम्ड क्लियरली, उसके बाद इसको लेके आए, ठीक है। तो इसमें इसके साथ रीड करोगे सेक्शन 115 के साथ रीड करोगे सेक्शन 234 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 234 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 41 to 43 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 11 to 14 ऑफ CPC, सेक्शन 27 and 53 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंड सेक्शन 28 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, एंड सेक्शन 18 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1961। ये सब रीड करोगे सेक्शन 115 के साथ। ये सारे एक ही बात कहते हैं कि एस्टॉपल टाइप की बात कहते हैं सब, ठीक है। तो इनको रीड करो, ये सारे मैंने बता दिया आपको फटाफट से, इनको सबको एक साथ रीड करना है 115 के साथ। और 115 में ये है कि पिकर्ड वर्सेस सीयर्स 1837 का केस था, उसके बेस पे इसको ड्राफ्ट किया 115 को, एस्टॉपल को। और इसमें मदनप्पा वर्सेस चंद्रम्मा AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क केस है लॉ ऑफ एस्टॉपल पे, कि प्रिवेंट फ्रॉड और सिक्योर जस्टिस, है ना, ये सब मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह कोई करके भाग ना जाए, धोखा ना दे जाए, तो ऐसे लोगों को बाइंड करने के लिए लीगली इसको ड्राफ्ट किया गया। 116 रीड कर लेना, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्विजेंस की, एक बार किसी को टीनांट एक्सेप्ट कर लिया और लाइसेंसी वगैरह, मतलब लाइसेंस जिसने दिया लाइसेंसर एक्सेप्ट कर लिया, उसको अब मना नहीं कर सकता। अब ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने इसको, पहले तो उससे आपने घर ले लिया, उसको लैंडलॉर्ड मान के, मान लो फादर के नाम पे घर था लेकिन बेटे ने किराए पे उठा दिया, तो बेटे को लैंडलॉर्ड मान रहा है वो, अब ये नहीं बोलेगा कि मैं तो नहीं मानता बाद में, टीनांट ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है। ये वाली बात कह रहा है, समझ गया ना। स्टॉपल बाय अकॉर्ड, रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 CPC को स्टॉपल बाय अकॉर्ड बोलते हैं, लिख लो, ये कई बार पूछ लेता है, स्टॉपल बाय रेस जुडिकेटा को बोलते हैं स्टॉपल बाय अकॉर्ड, MCQ में पूछ लेता है। सेक्शन 117 बिल ऑफ एक्सचेंज, वेली और लाइसेंस, ये सब नॉर्मल बात करता है, इसको रीड कर लेना, ठीक है। 118 इज इंपॉर्टेंट नाउ। अब 118 देख, ओके डियर स्टूडेंट्स, देन सेक्शन 118 हु में टेस्टिफाई, जो रैशनली आंसर कर पा रहा हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, एनीबॉडी, कोई इनसेन भी हो, अगर वो थोड़ी देर के लिए सेन हो जाता है, नॉर्मल अपने सेंसेस में आ जाता है, सोबर हो जाता है,
तो ही कैन टेस्टिफाई, ठीक है। तो कोई इसमें ज़्यादा प्रोहिबिशन नहीं है, बस एक्सट्रीम ओल्ड एज या डिजीज या फिर टेंडर ईयर्स, कोई बच्चा है मतलब समझ नहीं पा रहा है, रैशनली जो आंसर कर सकता है वो सारे विटनेस हो सकते हैं कोर्ट में इंडिया में, ठीक है। इतनी सी बात कर रहा है सेक्शन 118। और कोई और उसके बाद इसको 119, 20, 21, 119, 120, 121, 133 इनके साथ रीड करना है, ठीक है, इसके साथ ही एविडेंस के। और कॉम्पिटेंसी ऑफ चाइल्ड विटनेस कैसे टेस्ट करी जाती है, इस पे टेस्ट को बोलते हैं बॉयरे डायर टेस्ट, बॉयरे डायर टेस्ट, बॉयरे डायर टेस्ट, ठीक है। ये बोलते हैं वी फॉर विजन, VOIREDIRE, बॉयरे डायर टेस्ट, ठीक है। इससे कॉम्पिटेंसी ऑफ चाइल्ड विटनेस टेस्ट करते हैं कि हाँ वो रैशनली आंसर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ऐसे सेक्शन 81 में आईपीसी में बोल दिया वो 7 साल से छोटा, या फिर 82 में 7 से 12 वाला, मतलब उस टाइप का है ना। उसको 4-5 साल का बच्चा भी अगर रैशनली समझ रहा है, थोड़ा समझदार है, तो उसकी भी टेस्टिमनी मान लेंगे, 4-5 साल का भी, ठीक है। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये वाली बात कहता है। 119 में बोलता है कि कोई वर्बली नहीं कर पा रहा है तो फिर वो लिख के दे रहा है या फिर ऐसे इशारों से कर रहा है, तो उसको एज एन ओरल एविडेंस मानेंगे, ठीक है, ओपन कोर्ट में, ये वाली बात। 120 डे सब देख लेना, नॉर्मल 121 जज मजिस्ट्रेट है सब, मतलब यार ये नॉर्मल प्रोविजन है, इन पे बस एमसीक्यू टाइप का मार्क कर लो, ज्यादा कुछ खास नहीं। 122 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 122 पे लैंडमार्क केस है MC वर्गीस वर्सेस TJ पूनन, AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट, MC वर्गीस वर्सेस TJ पूनन, ठीक है। ये लैंडमार्क केस है। इसमें क्या था कि वो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हस्बैंड वाइफ के बीच जो भी बातें होती हैं वो इवन आफ्टर डाइवोर्स भी डिस्क्लोज नहीं करी जा सकती। नोबडी हैज राइट टू कि उसको पूछे, या फिर मतलब पूछ ले तो वो अपने आप ही कोई पटर पटर बता रहा है, या ज्यादा बोलती है कोई लेडी या फिर बंदा ज्यादा वो है ना जबरदस्ती अपने आप बता रहा है, तो वो जैसे सेक्शन 29 में मैंने बोला था कि सीक्रेसी रखनी थी, अब वो अपनी वो बता रहा है कि हमने ये किया वो किया है, बता रही है, तो दैट्स नॉट प्रोहिबिटेड। बट अगर वैसे पूछा जाए तो नोबडी कैन कंपेल, इवन कोर्ट भी कंपेल नहीं कर सकता जो पर्सनल मतलब बातें हैं, टू प्रिवेंट द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, ठीक है। ये इसका रैशनल है 122 का। 123 एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड को कोई नहीं डिमांड कर सकता, ठीक है, एक्सेप्ट HOD की परमिशन के बिना वो विदहोल्ड कर सकता है तो एविडेंस वगैरह में। ये सब नॉर्मल। 126 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रीड कर लेना। उसके बाद आ जाओ 133 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बीच में ऐसे रीड कर लेना। 133 रीड करोगे, सेक्शन 114 114 जो प्रिजम्पशंस, इलस्ट्रेशन बी ऑफ 114 114, ठीक है, उसके साथ रीड करोगे। सेक्शन 30 जो जॉइंट ट्रायल को एक्यूज्ड उनके साथ रीड करो 133 को। और इसमें हारून नाजी अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1968 लैंडमार्क केस है, ठीक है। और अकम्प्लिस कौन होता है? अकम्प्लिस में बी एन अबेटर जो वो अपना चैप्टर 7 इंडियन पिनल कोड में 107 में बताया था ना मैंने, अबेटर इंडियन पिनल कोड का लेक्चर जाके देखो कि जो कॉन्स्पिरेसी में साथ था, या अबेटर जिसने मतलब उसको उकसाया है ना, और कॉन्स्पिरेटर हो सकता है साथ में, को एक्यूज्ड। देखो अकम्प्लिस 3 तरीके के हो सकते हैं, एक तो अबेटर हो सकता है 107 एविडेंस में जो उसमें इंडियन पिनल कोड में जो डिफाइंड है अबेटर, वो जाके देखना। एक अबेटर हो सकता है अकम्प्लिस, उसको जिसको कोर्ट विटनेस बनाते हैं बाद में पार्डनिंग करके 306 CRPC में। फिर दूसरा को एक्यूज्ड सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट में, और कॉन्स्पिरेटर सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 120A इंडियन पिनल कोड पनिशेबल इन 120B, ठीक है, ये हो सकते हैं। और इसमें R वर्सेस वास्कर वेले गाइडलाइंस अबाउट कोरोबोरेशन ऑफ अकम्प्लिस मतलब अप्रूवर बोल देते हैं उसको, कोर्ट विटनेस वाला बना लेते हैं बाद में पार्टनिंग करके 306 CRPC में। उसकी सोल टेस्टिमनी थ्योरेटिकली इज सफिशिएंट टू कन्विक्ट अदर्स, है ना, बाकी एक्यूज को। लेकिन एज ए रूल ऑफ प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, वो उनके जिनके साथ क्राइम किया था उन्हीं को धोखा दे रहा है, तो कोर्ट को धोखा दे रहा है नहीं दे रहा है इसकी क्या गारंटी है ना। तो उसका एज एन रूल ऑफ प्रूडेंस प्रैक्टिकली किसी को, क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है क्रिमिनल में, है ना, तो ऐसा सजा नहीं दी जाएगी
तो उसके लिए इसको एक बार कोरोबरेट करना होगा दूसरे टेस्टिमनी या विटनेस से या फिर कुछ और सबूतों से, एविडेंसेस से, ठीक है, जो भी अवेलेबल है, तब जाके उसको कन्विक्शन किया जाएगा। सोल टेस्टिमनी पे करना इज नॉट प्रूडेंट। मतलब थ्योरेटिकली तो इसमें है 133 कहता है, लेकिन एज ए रूल ऑफ प्रूडेंस 114 सेक्शन इलस्ट्रेशन बी में रूल ऑफ प्रूडेंस कोरोबरेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तभी करेंगे। तो बलवंत कौर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ 1988 एक और इस पे केस है इंपॉर्टेंट, कोरोबरेशन के लिए बोलता है जो। उसके बाद भुवनी साहू वर्सेस एम्परर 1949, इसमें बोलता है कि कोरोबरेशन इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन भी 114 सेक्शन है ना, एंड एविडेंस का कोरोबरेशन इज मतलब रूल ऑफ प्रूडेंस करना जरूरी है, अदरवाइज वो बिकॉज वन क्रेडिबल विटनेस आउटवेज नंबर ऑफ विटनेसेस ऑफ इनडिफरेंट कैरेक्टर, है ना, एविडेंस शुड बी वेट नॉट टू बी काउंटेड, ये सेक्शन 134। तो एक सिंगल विटनेस और 10,000 झूठे विटनेस, 10,000 झूठे विटनेस की कोई गवाही की वैल्यू नहीं है, तो विटनेस का नंबर काउंट नहीं करेंगे, उसका वेट, उसकी टेस्टिमनी वेट देखेंगे। ये मुझसे डीजीएस इंटरव्यू में पूछ लिया था, दिल्ली का जज का इंटरव्यू में पूछ लिया था, जस्टिस हिमा कोहली मैडम और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल सर ने, तो मैंने बता दिया था कि वेट देखेंगे, एक विटनेस सफिशिएंट है, बट प्रूवन क्रेडेंशियल्स का सोसाइटी में अच्छी इज्जत होनी चाहिए उसकी। अब ये नहीं कि कोई जनाब सनाब मतलब ऐसे ही फालतू का आदमी है, वो लेडी उठ के आ गई, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी आज कुछ बोलती है, कल कुछ बोलते हैं, है ना, वैसा नहीं, उनकी टेस्टिमनी की वैल्यू नहीं होगी, उसको तो फिर 155 एविडेंस में डिस्कार्ड कर देंगे। वो देखते हैं 155 बताता हूँ। 136 इंपॉर्टेंट है, रीड कर लेना इसको। और 134 पे सैयद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 2006, ये इंपॉर्टेंट केस है। हेल्ड दैट मटेरियल एविडेंस नॉट नंबर ऑफ विटनेसेस ए फैक्टर एज क्रेडिबिलिटी, ठीक है, ये बोला था। उसके बाद 137 इंपॉर्टेंट है, 138 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा प्री के लिए, ज्यादा कुछ नहीं, इनको रीड कर लेना। 140, 1, 2, 3 ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रीड कर लेना, प्री के लिए ज्यादा कुछ नहीं, मेंस के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सारे एक साथ आ जाए तो। 141, 2, 142, 143 लीडिंग क्वेश्चन कब पूछ सकते कब नहीं पूछ सकते, इस टाइप का कोई क्वेश्चन बना दे छोटा मोटा, है ना, पार्ट में, जैसे कि पार्ट बना दिया, एक क्वेश्चन को ब्रेक करके 3-4 नंबर में पूछ लिया, छोटा क्वेश्चन बना दिया तो। 145 इंपॉर्टेंट है, 145 को 162 CRPC के साथ रीड करो, 164 CRPC के साथ रीड करो, ठीक है, RJS वगैरह बहुत पूछता है। 146 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रीड करना, और इसका प्रोवाइजियो जरूर रीड करना 146 का, जो 2013 अमेंडमेंट में ऐड किया, इसको रीड करो। सेक्शन 53A लिख लो पीछे एविडेंस का, ठीक है। नंदराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इस पे लैंडमार्क केस है, और बाकी ज्यादा कुछ नहीं, बाकी 151 थोड़ा देख लेना, प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। 148 सबसेक्शन 4, उसको रीड करो, सेक्शन 114 114 इलस्ट्रेशन H, ठीक है, मैं प्रिजम्पशन दिए हो ना बहुत सारे, इलस्ट्रेशन H के साथ रीड करो सेक्शन 114 के 148 सबसेक्शन 4 को, ठीक है। और इसके 149 के थोड़े से ये देख लेना, 149 इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड है ना, ये थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए कर लो, कहीं क्योंकि पूछ सकते हैं इस पे प्री में, तो इसके इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 149 के 151 इंपॉर्टेंट हो गया, फिर 154 हो गया थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको हॉस्टाइल विटनेस अपनी खुद की पार्टी से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसका कि हॉस्टाइल हो गया, आया तो हमारे लिए था लेकिन अब अपने ही अगेंस्ट जा रहा है ना, तो हॉस्टाइल बोलते हैं। हॉस्टाइल टर्म तो यूज नहीं किया है, बट डेट्स इम्प्लाइड, कोर्ट ने उसको ऐसा इंटरप्रिटेशन, और जूरिस्ट वगैरह उन सब ने जितने लॉ एक्सपर्ट्स हैं ये बोला है, इसमें टर्म तो यूज नहीं हुआ है हॉस्टाइल, बट उसको फिर 154 को हॉस्टाइल विटनेस सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 155 इम्पीच क्रेडिट, 3 तरीके से कर सकते हैं, देख लो। एक तो अपनी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया, या करप्ट इंड्यूसमेंट लिए, या अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी दे रहा है। और चौथा पहले होता था वो मथुरा रेप केस के बाद उसको अबॉलिश कर दिया कि पहले किसी लेडी को अनचेस्ट प्रूव कर दो तो उसकी टेस्टिमनी डिस्कार्ड कर देते थे कि सी इज नॉट ट्रस्टवर्दी, अनचेस्ट प्रूव कर दिया तो, लेकिन अब उसको हटा दिया, ठीक है, मथुरा रेप केस के बाद 1980s में। तो 162 कंट्रोल सेक्शन 162 CRPC कंट्रोल सेक्शन 157 एविडेंस, सेक्शन 162 CRPC कंट्रोल सेक्शन 157 एविडेंस, ये लिख लो। 157 कोरोबोरेशन के लिए यूज होता है, लिख लो, प्री में आता है कई बार, ठीक है। 162 CRPC यहाँ लिख लो 157 के साथ।
और 145 मैंने बताया था कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है, उसके साथ भी लिख लो 162 सीआरपीसी। 159 रिफ्रेशिंग मेमोरी, ये प्री में पूछ लेता है, मेंस में कुछ ज्यादा इसका कुछ खास है नहीं, ठीक है। 162 को रीड करो। 123 एविडेंस के साथ, जो गवर्नमेंट के कस्टडी में, जो मैंने बताया ना, पब्लिक अथॉरिटी के कस्टडी में, स्टेट की अथॉरिटी में जो डॉक्यूमेंट कोर्ट मांग रहा है, तो 162 को रीड करो 123 के साथ। उसके बाद 165 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रीड कर लेना। पावर ऑफ जज, ये सब की वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, रीजनेबल वगैरह है ना, ये सब रीड कर लेना, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और 167 लास्ट, 167 देखो, ये जो 166 है जूरी ट्रायल अबॉलिश कर दिया था। अब पूछता है कब अबॉलिश कर दिया था, तो उस पर क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो जूरी ट्रायल अबॉलिश कर दिया था। KM नानावती केस है ना, जो रुस्तम मूवी बनी थी, KM नानावती वैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है ना, जिसमें प्रेसिडेंट ने पार्डनिंग वगैरह वो सब भी दे दी थी बाद में, तो उस पर पूछ लेता है ये। जो 166 है जूरी ट्रायल इंडिया में अबॉलिश हो गया था KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद, ठीक है। जो अपना नेवी कमांडर है ना, नेवी कमांडर रुस्तम मूवी बनी है ना उस पर, तो वही वाला केस है। उसके बाद जूरी ट्रायल इंडिया में अबॉलिश हो गया था, क्योंकि जूरी यार मतलब वो इतने लीगली अवेयर नहीं होते थे, जनरल सिटीजन बुला लेते थे, कुछ भी इमोशनली डिसीजन लेते थे। तो अपन तो क्या है कि लॉयर्स और जजेस जो कोर्ट है वो लीगल उस पर जाता है, इमोशंस पे नहीं जाता है ना, बट वो इमोशंस पे चले जाते थे कई बार, तो मतलब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता था, इसलिए अबॉलिश कर दिया जूरी ट्रायल इंडिया में। बाकी जगह चलता होगा, लेकिन इंडिया में अबॉलिश कर दिया KM नानावती के बाद, कि सेंटिमेंटल नहीं होने का, लीगल प्रिंसिपल्स पे जाओ। जो एविडेंस और ये सब काय को ड्राफ्ट किए, फिर इमोशनली होना था तो, है ना, ये उसका रैशनल है। 167 नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। 167 कहता है कि कुछ सबूत अगर लग भी जाते या कुछ सबूत छूट भी जाते, उसके बाद अगर रिजल्ट ट्रायल का यही रहना था कि यहाँ इतनी सजा होनी थी, कन्विक्शन, या फिर इसके फेवर में, या फिर सिविल में ए के फेवर में जाना था, प्लेंटिफ के, रेस्पोंडेंट के, या फिर एक्विटी होना था, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मटेरियल एविडेंस कुछ वो छूटा नहीं है, और मतलब कुछ मटेरियल मिल गया तो रीट्रायल होगा, लेकिन कोई एविडेंस मतलब कुछ इतना है नहीं कि छोटा मोटा, उससे कुछ मटेरियल फर्क नहीं पड़ रहा डिसीजन पे, तो कोई न्यू ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। तो फिर उस एविडेंस की कोई खास वैल्यू नहीं है। तो नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, जो इतना मटेरियल नहीं है कि इसको लाइन देयर वाज सफिशिएंट एविडेंस टू जस्टिफाई द डिसीजन दैट इफ द रिजेक्टेड एविडेंस हैड बीन रिसीव्ड इट ऑट नॉट टू हैव वेरीड द डिसीजन। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इतना ही है इंडियन एविडेंस एक्ट दोस्तों। तो आपका ये जुडिशियल का तो सारा सिलेबस खत्म हो गया है ना। अभी सीएपीसी और कॉन्ट्रैक्ट अगर वो होगा तो इसमें इस कोर्स में तो नहीं है ये, क्योंकि स्पेशल सीबीआई के लिए जा रहा है। तो जुडिशियल का इतना कोर्स कोर है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अभी सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट वो कभी भी मेरे चैनल पे आ जाओ, नितिन अग्निहोत्री से स्टडी ग्लोस, उस पर कभी मैं फ्री होऊंगा, विद इन अ मंथ कभी वीडियो डाल दूंगा, उस पर बता देना, आप लोग मैसेज वगैरह कर देना। इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शन बता दूंगा 10 मिनट की कोई शॉर्ट वीडियो में, या फिर वैसे ही ओपन में बता देंगे स्टडी ग्लोस पे कभी। ठीक है, तो ये हो गया जुडिशरी वाले के लिए जो जा रहे थे उनके लिए 4 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है लीगल में ये। अब हम जाते हैं जो सीबीआई के जो कोर है उनमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन, उनमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 ईयर प्रैक्टिस, 7 ईयर प्रैक्टिस और मैच्योर लॉयर्स अपीयर कर रहे हैं इसके लिए, यूपीएससी वाले के लिए। वहाँ पे कोई मतलब हमारे यहाँ पे इनके लिए तो मतलब इनमें एलएलबी वाले कैंडिडेट्स भी सुन सकते हैं इनको और सीख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी उनका एक लेवल होगा, तो उनको ज्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लैंडमार्क केस बता दिया, सेक्शन नंबर बता दिया, वो समझ जाएंगे। तो मैं इतना ही बताऊंगा शॉर्ट 10-5 मिनट की वीडियोस में। अगले वाले जो हमारे 5 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2003, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, IT एक्ट 2000 और एक और है कोई शायद माइनर एक्ट, वहाँ स्पेशल दिल्ली पुलिस स्टेबलाइजमेंट 1946, इन सबको 5-5, 7-7, 10-10 मिनट की वीडियो में फटाफट खत्म करते हैं। कोर्स इज ऑलमोस्ट ओवर, ये मतलब 80-90% कोर्स ओवर हो गया है। अब वो सिर्फ ज़्यादा 30-40 मिनट का, मतलब 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की शॉर्ट में मैंने केस, लैंडमार्क केस बता दिया, और IT एक्ट में शायद थोड़ा लगे 15-20 मिनट। बाकी हमारा कोर्स मतलब ऑलमोस्ट ओवर हो गया मेजरली। ये 4 जो मेजर लॉस थे वो कर दिए, और एविडेंस एक्ट आपका खत्म हो गया, बहुत ही अच्छे से मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा एविडेंस में कुछ जरूरत नहीं होती रैंक 1 लाने के लिए किसी भी मेजर एंट्रेंस में। ठीक है, रैंक 1 आ जाएगा आपका, आराम से टॉप कर जाओगे। 1-10 मतलब समवेयर 1 डिजिट 2 डिजिट सब बराबर ही होते हैं, 20-25, वो थोड़ा सा बस वो आपकी डेस्टिनी का फर्क पड़ता है, वो दिन कैसा था आपका, है ना। तो बेस्ट विशेस डियर स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं, नेक्स्ट करते हैं IT एक्ट। जिसको और भी इंटरेस्ट है जुडिशियल वाले भी, उनके लिए भी यूजफुल होगा, कभी
कुछ भी बनो, जज बनो, प्रोसिक्यूशन में जाओ, यूपीएससी करो, या मतलब ये सब हर जगह यूज होते हैं, सीबीआई वगैरह, तो आप भी सीख सकते हो। बट मेजरली ये जो थे वो मेन लॉज वो ओवर हो गए आज। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, सी यू सून। ठीक है, ओके।